जयराम जी की नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं केडी शर्मा एक बार पुनः आप सबके समक्ष सीखने सिखाने अध्ययन अध्यापन और पढ़ने पढ़ाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। आज हम यण संधि पर चर्चा करेंगे। यण संधि, हालांकि यण नहीं है, चूँकि अणा पर हल चिन्ह लगा हुआ है इसलिए मैं उसको यण बोल रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको वृद्धि संधि बताई थी। वृद्धि संधि से जुड़े हुए लगभग सभी परीक्षोपयोगी शब्द मैंने आपके समक्ष रखे थे और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने उनका ठीक से अभ्यास किया होगा, प्रैक्टिस की होगी और आपने ये भी देखा होगा कि हाँ, वो वास्तविकता में परीक्षोपयोगी थे या नहीं थे, अर्थात विगत परीक्षाओं के अंतर्गत उनसे प्रश्न आए थे या नहीं थे। हर बार मैं आपसे बोलता हूं कि एक बार किसी ने मेरे कोई टॉपिक पढ़ लिया हो, जैसे मैंने पढ़ाया उसी शैली से, उसी तरीके से, तो फिर बहुत कम संभावना होती है कि उसका प्रश्न ना बने या उससे कोई प्रश्न बाहर जाए। तो मैं चाहूँगा कि एक बार पुनः आप एकाग्रता से, तल्लीनता से जुड़िए। आज यण संधि पर चर्चा करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ होमवर्क आपको दूंगा। इसके पहले आपने वृद्धि संधि देखी थी और वृद्धि संधि के 2-4 शब्द मैं आपके लिख कर जा रहा हूँ। अगले व्याख्यान में पहले उनको तुड़वाऊंगा, उनको हल करवाऊंगा। तो आपसे मैं चाहूँगा कि आप इन शब्दों को तोड़िए, यानी कि संधि विच्छेद कीजिएगा। शुक्कोदन, मंत्रौषधि, जलौषधि, वनौषधि, इन 4 शब्दों को, ये इन सब में वृद्धि संधि है और इनको आप लोग इनका संधि विच्छेद करके बताना। अगले व्याख्यान में हम इन पर चर्चा करेंगे। तो हटा दूं, इसके बाद आज हम यण संधि पर आऊँगा। देखो, ये यण संधि भी किसका हिस्सा है जी? स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा साहब, स्वर संधि। स्वर संधि का डिफिनेशन क्या था? अरे रोज बता रहा हूँ यार, हर संधि के साथ आपसे कर रहा हूँ कि स्वर संधि धन के आगे भी स्वर हों और धन के पीछे भी स्वर हों, दोनों और स्वर हों। स्वर और स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं स्वर संधि। तो यहाँ एक बार फिर स्पष्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा साहब, कि स्वर संधि में दोनों और स्वर होना चाहिए और यहाँ विकार आना चाहिए। विकार का तात्पर्य होता है विकृति, यानी कि रूपांतरण, कोई बदलाव आए। तो फिर हमें देखना है कि स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं। तो हमने यहाँ देखा था दीर्घ, दूसरा था हमारे पास गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो अब थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना। इन 5 संधियों को ही सामूहिक रूप से नाम दिया है स्वर संधि। हेलो, इन 5 को ही सामूहिक रूप से नाम दिया है स्वर संधि। स्वर संधि अपने आप में कोई संधि नहीं है, बल्कि इन 5 संधियों को ही एक नाम दे दिया हमने, स्वर संधि। तो आप बोर्ड पर देखकर कितना समझ सकते हो कि जब स्वर संधि के ये 5 टुकड़े हैं, यानी कि यूँ भी कह सकता हूँ कि इन 5 को मिलाकर स्वर संधि का है और स्वर संधि की परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाना कि इन 5 के अंतर्गत ही दोनों और क्या होना चाहिए? स्वर। क्यों? क्योंकि स्वर संधि का ही तो ये सारे उपभेद हैं। अरे कहा ना मैंने कि बताओ पेन कहाँ है, तो ये सारा मिलकर ही तो पेन है। ये सारे पार्ट्स अलग अलग कर लूँ, जिनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन अब ये एक ही इकाई बन गया, तो ये सारे के सारा पार्ट्स मिलकर के पेन हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि 5 संधियाँ क्या कहलाती है? स्वर संधि। और चूंकि परिभाषा ये है, तो इन 5 का मूलभूत गुण क्या होगा कि इन 5 में दोनों और स्वर होना चाहिए। और हम अब तक दीर्घ, गुण और वृद्धि के अंतर्गत देख भी चुके थे। आज हम बात करेंगे यण संधि पर। तो मैं वापस स्वर पर आता हूँ, क्योंकि हमें स्वर की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, ये 11 ध्वनियां हमारे पास स्वर कहलाते। अ, आ, इ, उ, री, ए, आई, ओ और औ। इन 11 ध्वनियों को हमने कहा स्वर। जहां जहां अंडरलाइन कर रहा हूं, रेखांकन कर रहा हूं, यह है दीर्घ संधि।
बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखे, मैंने 3 वीडियो इन पर अपलोड कर रखे हैं। आज पर पूरा एक वीडियो है, ई पर पूरा है, ऊ पर पूरा है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख लीजिएगा। तो दीर्घ संधि कहाँ हो गई? जहां जहां रेखांकन कर रखा है। अब थोड़ा सोचना, स्वर संधि की परिभाषा थी दोनों और स्वर होना। स्वर की संख्या तो यही है ना, यही है ना। तो ये जो स्वर संधि के टुकड़े थे, ये 5 टुकड़े, वो पांचों संधियां कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, या और अयादि, वो सब इस एक पंक्ति पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए ना। क्यों होनी चाहिए? चूंकि स्वर की संख्या तो यही है और उन पांचों की मूलभूत विशेषता क्या है कि दोनों और स्वर होना चाहिए। तो इस एक पंक्ति पर हमारी 5 संधियां बनती है। तो यहां जहां जहां रेखांकन कर रखा है, यहां बनती हमारी दीर्घ संधि। इनको बोलते हैं सजातीय स्वर, चूंकि एक ही जाति के अर्थात आम के अंतर्गत 2 अनार मिले हैं, अ मिलकर के आ बनाए। छोटी ई को 2 बार मिलाए तो बड़ी ई बनी है, छोटे ऊ को 2 बार मिलाए तो बड़ा ऊ बनाए। अब अ अथवा आ को ई अथवा ई से मिलाएं तो ये बन जाती है एडी, और अ अथवा आ को ऊ अथवा ऊ से मिलाएं तो फिर हमारा बन जाता है ओखली। ये मैंने आपको बताया था कहाँ? गुण संधि में। तो ये हो गई हमारी गुण संधि। देखो जी, संधियों के नाम से स्पष्ट है कि उनमें क्या होगा। जैसे स्वर संधि में दोनों और स्वर मिल रहे हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जहां सजातीय स्वर अपने दीर्घ रूप में चले जाएं। अब इन दोनों में दीर्घ कौन है? ये। इन दोनों में दीर्घ कौन है? ये। इन दोनों में दीर्घ ये है। तो जहां सजातीय स्वर अपने दीर्घ रूप में चले जाएं। गुण का तात्पर्य क्या है? जहां पर 2 के गुण आ जाए, 2 के लक्षण आ जाए। तो यहां अ आ और ई के गुण आ गए एडी में, अ आ और ऊ के गुण आ गए ओखली में। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये जो एडी और ओखली है, इन दोनों के अंतर्गत गुण आ रहे हैं। इस एडी में भी प्रॉपर्टी है किस किस की? अ आ की और ई की। ओखली में किसकी प्रॉपर्टी है? किसके लक्षण हैं? अ आ के और ऊ के, इसलिए ये कहलाया गुण संधि। ध्यान रखना साहब। फिर आगे अगर मैं इसको हटा करके देखो, फिर देखो अ अथवा आ को पुनः मैं एडी से मिला दूं तो अब क्या बन गया? ऐनक। और अ अथवा आ को ओखली से मिला दे तो औरत। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। एडी से ऐनक होना, ओखली से औरत होना, ये हो रहा है वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, विस्तार होना। तो एडी से ऐनक होना और ओखली से औरत होना, ये वृद्धि तो हो रही है, उसमें ग्रोथ ही तो हो रहा है, इसलिए उसका नाम रख दिया क्या? वृद्धि संधि। तो ये 3 संधियां तो इस पर हो गई। चौथी संधि जो आज हम चर्चा करेंगे वो है हमारे पास यण संधि। और वो यण संधि में आप यहाँ देखेंगे कि छोटी ई या बड़ी ई से हमारा यज्ञ बन जाता है, और छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इससे हमारा वकार बन जाता है, और ऋषि वाले से हमारा र बनता है। ध्यान दीजिएगा साहब, इस एक पंक्ति पर 5 संधियां उतारनी है, तो 3 तो उतार दी थी, आज चौथी। ये दोनों मिलकर के यज्ञ नहीं बन रहा। हेलो, मैं जानता हूं पूरा वीडियो देखने के बाद फिर यही बुद्धि लगाओगे कि ये दोनों मिलकर के यज्ञ में जा रहे हैं क्या? नो, ये दोनों मिलकर यज्ञ में नहीं जा रहे। क्या बोल रहा हूं? छोटे ई से भी यज्ञ वाला बन सकता है, बड़ी ई से भी यज्ञ वाला बन सकता है, छोटे ऊ से भी वकार बन सकता है आधा, और बड़े ऊ से भी बन सकता है। यस नो? तो ये 3 केसेस हमारे सामने हो सकते हैं कि छोटी ई अथवा बड़ी ई, और इसके बाद पुनः क्या आ जाए? स्वर। लेकिन वह स्वर कैसा हो? असमान। तो ये ई चला जाता है यज्ञ में। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ऊ अथवा ऊ, और इसके बाद आपके पास आ जाए असमान स्वर। तो ये किस में रूपांतरित होगा? वकार में। और तृतीय केस है कि ऋषि के बाद री के बाद असमान स्वर हों, तो ये चला जाता है आपका आधे र में। गौर कीजिएगा साहब। देखो, ये 3 केस हमारे सामने बनेंगे। 3 केस कौन कौन से? अब यहां समझ लीजिए, यहां जो लिखा था, हेलो हेलो, इधर इधर, यहां जो लिखा था उसी को यहां बता रहा हूं कि ई के बाद असमान स्वर। छात्रों और छात्राओं, असमान स्वर का तात्पर्य क्या है?
ई के बाद ये दोनों स्वर है ना, ये ह्रस्व और ये दीर्घ, दोनों एक छोटे और एक बड़ी स्वर है ना। इसके बाद भी क्या आया, स्वर आया लेकिन असमान। तो असमान स्वर का क्या तात्पर्य है कि ई नहीं आनी चाहिए। इस ई के बाद पुनः ई आ जाएगा, यानी ई धन ई, तो क्या बन जाएगा बोलो, पढ़ा चुका हूं, दीर्घ संधि बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर स जाते स्वर मिल जाते हैं तो फिर तो दीर्घ संधि बनती है। तो ई के बाद अगर ई आ गया तो दीर्घ में चला जाएगा, ऊ के बाद पुनः ऊ आ गया तो दीर्घ में चला जाएगा, री के बाद पुनः री आ गई तो दीर्घ में चला जाएगा। संस्कृत में बनता है, हमारे हिंदी में केस नहीं बनते जनरली। तो यहां आपसे क्या बोल रहा हूं कि ई के बाद स्वर तो आना चाहिए, पर इन 11 स्वर में से इन दोनों को छोड़कर भिन्न स्वर यहां आए, यानी कि इनके इन दोनों के अतिरिक्त। इसी प्रकार इस केस में ऊ के अलावा भिन्न स्वर यहां आए और यहां धी के अलावा भिन्न स्वर यहां आए, तो फिर ये इस प्रकार से रूपांतरित हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक का आपने नोट कर लिया होगा और यहां तक की बातचीत आपको समझ में भी आ गई होगी। हटाता हूं मैं इसको, देखो अब आप एक बात बताइए मुझे, बहुत समझदारी वाली बात यह है कि हमारे पास ये और ये आधा व, पहले इसी की बात कर लो, चलो ये भी ले लो, रबी, ये आए कहां से हैं? ये किससे बनाए? या तो छोटी ई से, या ये किससे बनाए? या तो उल्लू से या ऊन से, और ये किससे बना है? रे से। यही है ना, यही है ना। ई से ये बना है और ऊ से वह और री से आधा र बना है। अब जब हम इनको तोड़ेंगे, जहां आपको मैं कहूंगी यज्ञ वाले को अपने मूल अवयव में भेजो, तो वो या तो छोटी ई में जाएगा और या तो बड़ी में जाएगा। वकार जाएगा तो छोटे ऊ में या बड़े ऊ में, और ये र जाएगा तो री में। तो जरा देखते हैं इनके हम शब्द। पहला शब्द मैं आपके समक्ष दे रहा हूं, पर्यटन, पर्यटक, पर्यावरण, पर्याय, पर्याप्त, पर्यवेक्षण, और पर्यवेक्षक। सारे शब्द परीक्षोपयोगी है। अब जरा देखिए आप लोग, मैं हर बार आपसे क्या बोलता आया हूं, स्वर संधि के अंतर्गत शब्दों को तोड़ने में प्रॉब्लम आती है, जोड़ने में नहीं। लेकिन 99% विद्यार्थी प्रयास करते हैं जोड़ने का, और हमारे आचार्य गण भी उनको जुड़वाने का ही प्रयास करते हैं। लेकिन अपन हर जगह पहले तोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि प्रॉब्लम तोड़ने में ही ज़्यादा आती है। अब जरा देखो, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा। ये रेफ है, रेफ का मतलब आधा बताया था ना, ऊपर निकलने वाला सदैव सदैव आधा होता है, उसको बोलते हैं रेफ, आने वाली ध्वनि के ऊपर। अब मैं यहाँ एक बात बोल रहा हूँ आपसे कि इस यज्ञ के पहले अगर अपूर्ण ध्वनि आ रही है, क्या बोला मैंने? इस यज्ञ के पहले अगर अपूर्ण ध्वनि आ रही है, अपूर्ण ध्वनि आ रही है, यज्ञ के पहले अपूर्ण ध्वनि आ रही है, और यदि वो शब्द यहीं से टूट रहा है, तो फिर उसके अंतर्गत यण संधि होगी। नहीं समझे ना? मैं दोबारा बोल रहा हूं, यज्ञ वाले के पहले, यानी कि यज्ञ के पहले, ये के पहले अपूर्ण ध्वनि आ रही हो, अपूर्ण ध्वनि आ रही हो, और यदि वो यज्ञ वाला यहीं से टूट रहा है, वो शब्द यहीं से टूट रहा है यज्ञ वाले के यहाँ से, तो उसमें यण संधि होगी। पर हमेशा नहीं है, शर्त क्या है? वो यहीं से टूटे। नहीं समझे? मैं देखता हूं कि छात्रगण और अध्यापक गण
दोनों इस बात को बोलते रहते हैं कि यज्ञ वाले के पहले अपूर्ण ध्वनि आ जाए तो 100% यण संधि होती है। ऐसा नहीं है। क्या करना चाह रहा हूं, यज्ञ वाले के पहले अपूर्ण ध्वनि आती है तो यण संधि हो सकती है। कब? जबकि वो टूटे भी यहीं से। जैसे एक शब्द में यहां पर आपके सामने लिख देता हूं, सत्याग्रह। ये आपके पर्चे में आया है अगर आपको मालूम हो तो। सत्याग्रह समझ लीजिएगा, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी दुविधाएं हैं, सत्याग्रह मैंने आपके सामने लिख दिया। अब थोड़ा सा आप सोचोगे तो सत्याग्रह या पर्यटन या जितने भी शब्द, इन सब में यज्ञ के पहले अपूर्ण ध्वनि आ रही है। हेलो, यज्ञ के पहले अपूर्ण ध्वनि आ रही है। ध्यान से देखना, नोटबुक और पेन लेकर देखना। वो नहीं कि 22 मिनट का वीडियो है, पूरी संधि कर दी। मैंने ये ऐसे भी देखे 20-22 मिनट के वीडियो में 5 स्वर संधियां हो रही है और बच्चे करेंगे मजा आ गया, लेकिन फिर उससे टाइम पास हो रहा है, एग्जाम पास नहीं होता। ध्यान दीजिएगा साहब, चीजें हमेशा सिस्टमेटिकली चलती है, तरीके से चलती है तो काम बनता है। यहां क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, सत्याग्रह, पर्यटन। अब यहां भी आप देखेंगे तो यज्ञ के पहले अपूर्ण ध्वनि आ रही है। यस नो करते जाओ, यस। और यहां भी आप देखेंगे यज्ञ के पहले अपूर्ण ध्वनि आ रही, क्योंकि आधा र यज्ञ के ऊपर निकल रहा है, अर्थात इस आधे र का स्थान यहां है जहां मेरी तर्जनी लग रही है। अब जो डायलॉग बाजी करते हैं वो यही कहते हैं कि जहां पर यज्ञ वाले के पहले अपूर्ण ध्वनि आ जाए वहां पर हमेशा 100%, कुछ तो कहते हैं 101% यण संधि होती है। जी नहीं, उसकी शर्त क्या है कि वो टूटना भी यहीं से चाहिए। अब जैसे ये सत्याग्रह है, इसके अंतर्गत दीर्घ संधि हो रही है। ये टूटता यहां से नहीं बल्कि यहां से टूट रहा है। सत्य धन आग्रह। ध्यान दीजिएगा साहब, ये इसकी सही शुद्ध शब्द बन रहा है, शुद्ध संधि हो रही है इसकी, सत्य धन आग्रह। और यदि यण संधि कर दी तो सती धन आग्रह हो जाएगा, जो कि सार्थक प्रतीत नहीं होता। अब पर्यटन में देखते हैं। अब यहां गौर करना है, ऐसी कंडीशन में जबकि वो यज्ञ वाले से टूटे तो यज्ञ वाले में जो स्वर विद्यमान है धन के बाद शुरू कर दो। यज्ञ वाले में जो स्वर विद्यमान है, काम की बात बोल रहा हूं, गौर करो, गौर करो। यज्ञ वाले में जो स्वर विद्यमान है धन के बाद उससे शुरू कर दो। अब यज्ञ वाले में यहां पर क्या है, अ, तो पीछे निकल गया अटन। ये अ कहां से निकला बताओ मुझे, जल्दी बोलो। ये अ कहां से निकला है? ये अ निकला है यज्ञ से। अब जरा इधर देखो, मैं इस पर्यटन को कुछ ऐसे लिख रहा हूं, थोड़ा बुद्धि लगाते रहना। याद आ रहा करते एक ही बात है, याद आ रहा है, ऊपर जा रहा था। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इस यज्ञ में भी हलंत लगा दिया। अब यज्ञ में हलंत लगा दिया तो पीछे क्या निकल गया, अटन। ठीक, थोड़ा सा समझिएगा बात को जो बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैंने अलग कर लिया था अ, इस यज्ञ से अ निकाल लिया और यहाँ स्टार्ट कर दिया, वो अ यहाँ लगा दिया तो यहाँ शब्द क्या बन गया, अटन। अब मेरे पास आगे क्या बचता है, प तो पूरा था, र ऑलरेडी आधा था, अ निकालने के बाद हमारा यज्ञ भी आधा हो गया। अब ये आधा यज्ञ जो है ये जाएगा अपने मूल रूप में, और मूल रूप में जाएगा तो दो संभावना होगी विद्यार्थियों, या तो छोटी ई बनेगी या तो बड़ी ई बनेगी। सुनो ना क्या बोला मैंने, अपने मूल रूप में जाएगा यज्ञ तो या तो छोटी ई बनेगी और या तो बड़ी ई बनेगी। वो छोटी या बड़ी ई किस पर आएगी बताओ, र पर। अब र पर छोटी या बड़ी आएगी तो दो ही संभावना होगी, अगर छोटी आएगी तो ये परी होगा और बड़ी आएगी तो ये परी होगा। उपसर्ग के रूप में ये परी सही है। इस परी का तात्पर्य तो होता है एक अप्सरा, स्वप्न लोक की जो अप्सराएं होती है उसको बोलते हैं परी। तो इसकी संभावना तो जाती रही, हमारे पास बचा क्या, ये वाला। तो शब्द हो गया परिधन अटन। परी का मतलब होता है चारों ओर, उपसर्ग है। अटन का मतलब होता है यात्रा। जरा ध्यान दीजिएगा साहब, मैं जानता हूँ चीज़ थोड़ी मुश्किल जरूर पड़ेगी, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गई तो फिर आपको प्रॉब्लम कतई नहीं होगी। तो डटे रहो, अड़े रहो। परिधन अटन, अटन का मतलब होती है यात्रा, परी का मतलब होता है चारों ओर। चारों ओर घूमना यही पर्यटन है। अब यदि आप यहाँ देखोगे पारंपरिक तरीके से देखोगे तो पारंपरिक तरीके से क्या है, जो आपने पढ़ा है, र में हल चिन्ह लगा दूं, छोटी ई बाहर हो गई, उधर से क्या आ गया, अटन का अ, ये ई किस में रूपांतरित हो गई, आधे यज्ञ में। अब इसका अस्तित्व समाप्त। तो फिर आप देखोगे ये अ यज्ञ में आएगा तो ये पूरा हो जाएगा,
ठीक है, और ये र निकल जाएगा यज्ञ के ऊपर, तो शब्द पुनः क्या बन गया? पर्यटन। अब आइए पर्यटक। अब फिर यहाँ देखो, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है पर्यटक। पर्यटक में आप देखेंगे यज्ञ के ऊपर र निकल रहा है, अर्थात यज्ञ वाले के पहले अपूर्ण ध्वनि आ रही है। यस नो करते जाओ। जी हाँ, आ रही है। तो अब यज्ञ वाले में जो स्वर विद्यमान है, यज्ञ वाले में जो स्वर विद्यमान है, धन से स्टार्ट कर दो। तो यज्ञ वाले में कौन सा स्वर है जी? आ। कैसे पता लगा? मात्रा नहीं आ रही। अगर यज्ञ वाले में कोई अन्य मात्रा होती तो वही स्वर मान लेते। यज्ञ वाले से हमें आ निकालते ही पीछे क्या हो गया? अटक। और ये जो यज्ञ वाला है ये कैसा रह गया? आधा। आधा यज्ञ किस में जाता है? या तो छोटी में जाता है या बड़ी में जाता है। इन दोनों में ही क्यों जाता है? क्योंकि वो इनसे ही बना है। वो छोटी बड़ी किस पर आ जाएगी? तो पुनः आप देखेंगे परिधन अटक। अटक का मतलब होता है यात्री। अटक यानी यात्री, परि का मतलब चारों ओर, जो चारों ओर भ्रमण करता है। अर्थात यूँ देखो, यह र, ये यज्ञ निकाल दिया और ये कर दिया मैंने यहाँ आपके समक्ष अटक। देखो इधर, ये अ कहाँ से निकाला है? यज्ञ वाले से। तो ये अटक, और ये यज्ञ किस में रूपांतरित हो गया? छोटी ई में। बड़ी में क्यों नहीं गया? बड़ी में नहीं जा गया क्योंकि बड़ी नहीं होती। अब वो यज्ञ वाला ई में बदला ना, यज्ञ वाला किस में बदला है? ई में। तो अब ये ई की मात्रा उधर नहीं जाएगी, इधर आएगी, तो र पर मात्रा लग जाएगी इस ई की। तो शब्द क्या हो गया? परिधन अटक। थोड़ा समझिएगा, दोनों संज्ञा है। ये भाववाची है और ये जातिवाची है। ये भाववाची संज्ञा है, भाववाची संज्ञा, और ये जातिवाची। टूरिज्म और टूरिस्ट, टूरिज्म और टूरिस्ट। पर्यावरण, बचपन में सबसे पहला यही शब्द पढ़ा होगा आपने। सबसे पहले आपने संधि भी इसी की होगी। अब यज्ञ में देखो, अब तक तो अ था ना, अब यहाँ आ है। तो अब हम पीछे से क्या निकालेंगे? आवरण। अब आप कहेंगे कि भैया अब तक तो अ निकाल रहा था, अब आ कैसे निकला? क्योंकि यहाँ आप गौर करना, इस यज्ञ वाले के अंतर्गत मात्रा लग रही है आ की। तो जो ही यज्ञ वाले से आ की मात्रा हटा ली तो यज्ञ कैसा बच गया? आधा। आधा यज्ञ किस में जाएगा? या तो छोटी ई में या तो बड़ी ई में। वो छोटी बड़ी पुनः किस पर आएगी? र पर। र कहाँ है? ये रहा यहाँ। यहाँ आधा रहे तभी तो ऊपर निकाला है। तो शब्द हो गया परिधन आवरण। चारों ओर का जो आवरण है, चारों ओर का जो आवरण है उसको बोलते हैं पर्यावरण। ध्यान देना। और अगर यहाँ ऐसे बताऊँ आपको तो ये पर और ये यज्ञ और ये यज्ञ से मैंने क्या बाहर कर लिया? आवरण। अब यहाँ गौर करना साहब, ये यज्ञ वाला चला गया छोटी ई में, ये छोटी किस पर आ गई? तो शब्द हो गया क्या? पर्यावरण। ध्यान देना साहब, पर्यावरण में दो उपसर्ग लग रहे हैं। कौन कौन सा? यहाँ आवरण में भी लग रहा है, आ उपसर्ग लग रहा है वर्ण में। हेलो, आ उपसर्ग लग रहा है वर्ण में। आ धन वर्ण आवरण। तो आपसे कहा जाए कि बताओ पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग लग रहे हैं? तो आपका आंसर क्या होगा जी? 2 लग रहे हैं साहब। कौन कौन सा? पहला परि, फिर आ। पर्याय यज्ञ में किसकी मात्रा है? आय की। अब ये क्या बनेगा? परिधन आय। पर्याप्त क्या बनेगा जी? परिधन आप्त। दोनों शब्द कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षक। पहले प्रयास आप अपनी ओर से करके देखिए, पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षक। मैं आपसे बोल रहा हूं, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं हो सकता जिसको समझ में नहीं आए। आप अपवाद नहीं हो सकते, आज दिन तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। लेकिन फिर भी बड़ी पीड़ा होती है जब कुछ विद्यार्थी प्रत्यक्ष मिलते हैं तो बोलते हैं कि सर संधि जिंदगी में समझ में ही नहीं आई। और मैं कहता हूं कि यार ऐसा कोई विद्यार्थी ही नहीं मिला जिसको पढ़ाधी और संधि समझ में नहीं आई हो। यस, पर संकट ये होता है कि आप लोग जो है ना 5 मिनट वीडियो देखकर फिर स्किप करके आगे निकल जाते हो। आपको भी आजकल ज़्यादा अच्छे वही लगते हैं जो 17 मिनट में 22 मिनट में पूरी संधि कर देते हैं।
और जिनको गुड और बेस्ट पता नहीं कौन कौन से आडंबरपूर्ण आप उनका यशोगान करते हैं, और फिर प्रत्यक्ष देख मिलते हैं तो बोलते संधि समझ में नहीं आती। मेरा आपसे परामर्श है, नोटबुक और पेन लेकर के ध्यान दीजिएगा साहब, बिल्कुल एक एक शब्द समझा रहा हूँ, 2 बार प्रैक्टिस करना, 2 बार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक ही चीज़ें क्लियर होगी, कैसे नहीं होगी। यहाँ गौर करना, पर्यवेक्षण। अब यहाँ देखो, यज्ञ पर कौन सा स्वर है? अ, तो पीछे क्या होगा जी? आवेक्षण। क्या बन गया जी? आवेक्षण। अब यहाँ पर पुनः क्या हुआ? परि। अब आप कहेंगे जी भैया ये कैसे? तो जरा आप यहाँ भी गौर कर लीजिएगा, इनमें सब में वही हो रहा है। मैं सब शब्दों की वापस एक बार यहाँ लिख रहा हूँ उन विद्यार्थियों के लिए जिनको अड़चन आती है, जिनको दुविधा आती है, देखो उनके लिए मैं सारा वापस यहाँ लिख रहा हूँ, पर्ये अटन। अब थोड़ा ये तो समझ जाओगे ना कि ये यज्ञ वाले में हलंत क्यों लगाया, तो अटन बाहर कर दिया। और ये यज्ञ वाला किस में टूटा? कोई भी चीज़ जब टूटते तो अपने मूल रूप में जाती है। अब यज्ञ बना किससे है? या तो छोटी से या तो बड़ी से। तो यहाँ पर ये बड़ी से तो बना नहीं, तो छोटी से बनाए, कैसे पता लगा? अगर बड़ी से बनाएंगे तो परी पर किसकी मात्रा आ जाती? बड़ी, और परी बड़ी लगा देंगे तो फिर अप्सरा हो जाएगी। तो जरा गौर करना, भी ये हो गया। अब ये यज्ञ वाला समाप्त और ये ई आ जाएगा, तो परिधन अटन। फिर दूसरे पर आपके लिए आ रहा हूं, जिन बच्चों को पल्ले नहीं पड़ता, जो शिकायत करते हैं अक्सर, उनके लिए बात कर रहा हूं, बाकी तो सब समझते हो। ये देखो, जहां जहां गोला कर रहा हूं उस यज्ञ को बदलना चाह रहा हूं मैं। किसमें? ये र है और ये हल चिन्ह लग रहा है। बता चुका हूं रेफ का नियम, गुण संधि में जाकर देख लेना, अच्छे से समझाया हुआ है। रेप के क्या होता है, पदेन रूप क्या होता है, रेप क्या होता है। यहां था पर्यावरण, गौर कीजिएगा। उसके बाद था पर्याय, समझ में आ रही बात? ये यज्ञ किस में जा रहा है? ई में। ई किसको प्रभावित करेगी? र को। देखो जी, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको सीखना है तो। ई किस में चला गया? ये यज्ञ किस में चला गया? ई में। वो ई किस पर चढ़ेगा? र पर आ जाएगा, तो मात्रा लग जाएगी, हल चिन्ह हट जाएगा। इसी प्रकार पर्यवेक्षण, अवेक्षण, सब जगह का ई, सब जगह का यज्ञ ई में रूपांतरित हो रहा है। हेलो, सब जगह का यज्ञ वाला, आधा यज्ञ वाला छोटी ई में रूपांतरित हो रहा है, और वो छोटी ई प्रभावित कर रही है र को। हैव गॉट इट? आगे बढ़े। पर्यवेक्षक। अब आप लोग तोड़िए, परिधन अवेक्षक। अच्छा, इसमें एक उपसर्ग और लग रहा है, गुण संधि हो रही है, औधन इक्षण। वकार का अ और ई मिलकर गुण संधि हो रही है। 2 उपसर्ग लग रहे हैं पर्यवेक्षण में और पर्यवेक्षक में। क्या क्या इसमें भी यही हो रहा है? औधन इक्षक, औधन इक्षक। पहला उपसर्ग आपके लिए यहां लग रहा है क्या? परि, फिर लग रहा है औ। परि और औ, 2 उपसर्ग लग रहे हैं दोनों में। पर्यवेक्षण का मतलब होता है निगरानी करना, यस, जांचना, सुपरविजन करना। और पर्यवेक्षक निगरानी करने वाला, वहां पर ध्यान रखने वाला, सुपरवाइजर जो होता है उसको बोलते हैं पर्यवेक्षक। जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, कृषि पर्यवेक्षक होता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक। तो पर्यवेक्षक का मतलब होता है सुपरवाइजर। आप नोट कर लीजिए, फिर मैं हटा देता हूं। अगला शब्द इसी के अंतर्गत आप देखेंगे, पर्यवसान। शुद्ध शुद्ध निकलेंगे इससे ही बहुत ज्यादा। पर्यवेक्षण, पर्यंत, पर्यंक,
पर्यंत और पर्यंग, और एक और लिख लीजिएगा पर्यंग, पर्यंग। एक बार आप लोग अपनी ओर से प्रयास कीजिए, आप लोग अपनी ओर से तोड़ने की कोशिश करें और ये भी देखें कि कहीं कोई शब्द अशुद्ध तो नहीं है ना। पर्यवसान, यज्ञ वाले के पहले अपूर्ण ध्वनि आ रही हो, यज्ञ वाले के पहले अपूर्ण ध्वनि आ रही हो और यदि वह शब्द उसी यज्ञ वाले के स्थान से टूट रहा हो तो वहां यण संधि होगी। ऐसी कंडीशन में यज्ञ वाले में जो स्वर है धन के बाद, तो आप पीछे का हिस्सा तो आप उसी से लिख दें, यानी कि धन के बाद उससे। देखो जहां मेरी इंडेक्स फिंगर लग रही है क्या निकलेगा जी, अवसान। ठीक है, अब जो ही अवसान निकाल लिया तो ये यज्ञ वाला कैसा रह गया, आधा, और ये र तो यहां है तो वो यज्ञ वाला किस में चला जाएगा, बोलो परी में। शब्द क्या बन गया, परिधन अवसान। अवसान यानी होती है समाप्ति या समाप्त। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बना कैसे है तो जरा देखो, ये देखो इधर, ये पर और ये यज्ञ से मैंने निकाल लिया तो शब्द क्या बन गया, अवसान। और ये ई यज्ञ चला गया किसमें, छोटी ई में। बच्चों और बच्चियों, इन तमाम शब्दों में उपसर्ग लग रहा है परी। हेलो, चाहे पर्यंत हो, चाहे आपका पर्याय हो, चाहे आपका पर्याप्त हो, चाहे पर्यवेक्षक हो, चाहे पर्यवेक्षण हो, चाहे फिर आपका पर्यावरण हो, चाहे पर्यटक हो, चाहे फिर पर्यटन हो, इन सब में लग रहा है परी तो लग रहा है। और हो सकता है किसी किसी में दो भी लग रहे हों, जैसे पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षक में लग रहे थे। ध्यान दीजिएगा साहब, पर्यंत, परिधन अंत, पर्यंक। कैसे तोड़ोगे इनको जरा देखो आप लोग, परिधन अंक, पर्यंक। पर्यंक बोलते हैं पलंग को, पलंग को बोलते हैं साहब। और पर्यंग, परिधन अंग, चारों ओर के अंग, उसको बोल देंगे पर्यंग। अब अगर आप यहां देखोगे कि भाई ये बन कैसे रहे हैं तो जरा गौर करना, ये आधार, ये यज्ञ से अ निकाल के पीछे क्या कर दिया, अंत। अब ये ई, यज्ञ बदल गया ई में। इसी प्रकार प, ये आधार है यहाँ निकाल दिया, और फिर आपका ये जो यज्ञ वाला था उसमें हलंत लगा दूं तो पीछे आ गया अंक। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, प आधार, यज्ञ में हलंत लगा दूंगा तो अंग। समझ में पड़ रहा है? तो हो क्या रहा है कुल मिलाकर कि वही जो यज्ञ वाला था वो रूपांतरित हो रहा है ए में। और इन तमाम शब्दों के अंतर्गत आपका उपसर्ग लग रहा था कौन सा, परी। जरा अब आगे चलते हैं, हटा दो इनको। पर्यवसान का मतलब होती है समाप्ति, हर प्रकार से समाप्ति हो जाए, चारों ओर से समाप्ति हो जाए, उसको बोलते हैं पर्यवसान। अवसान का मतलब समाप्ति। देखो, अत्यंत, अत्यल्प, अत्यावश्यक, अत्याचार, अत्याधुनिक, अत्याशा। अत्यंत, अत्यल्प, अत्यावश्यक, अत्याचार, अत्याधुनिक, अत्याशा। एक बार आप लोग इन सारे शब्दों को तोड़िए। पहला प्रयास हमेशा की तरह आपकी ओर से तोड़िए साहब। अत्यंत, अत्यल्प, अत्यावश्यक, अत्याचार, अत्याधुनिक और अत्याशा।
उम्मीद करता हूँ आपने तोड़ भी लिए होंगे। शर्त क्या थी तोड़ने की? शर्त क्या थी तोड़ने की? क्या कहा था इन सब में ये आधा तय है? शर्त क्या ही थी जी कि जहां पर यज्ञ के पहले अपूर्ण ध्वनि आए, यज्ञ वाले के पहले अपूर्ण ध्वनि आए, तो यज्ञ में जो स्वर है उसी से स्टार्ट कर देते हैं, धन के पीछे। तो देखो यहां पर क्या रहा, यज्ञ में क्या है अ, तो पीछे तो क्या हो गया अंत। अब जरा अक्ल लगाओ, यज्ञ से अ निकलते यज्ञ कैसा हो गया आधा, अनुस्वार अ के साथ चलाया गया तो यज्ञ आधा बचा, आधा यज्ञ जाएगा ई में और ई में जाएगा तो आगे छोटी ई बनेगी, क्योंकि छोटी ई से भी वही बन जाता है। हेलो, यहाँ आपके पास ऑप्शन में ये भी आ सकता है, पर ऐसा कोई अति हमारे पास नहीं है। अब जिन्होंने केवल टुकड़े जोड़े हैं ना, वो इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो लगता है कि भाई बड़ी ई भी निकल कर किस में चली जाती है यज्ञ में, तो अति धन अंत से भी नियमानुसार शब्द तो यही बन जाएगा। लेकिन ये टुकड़ा गलत होगा, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है, ये कहीं नोट कर ही लो, ये अच्छा उपसर्ग हमेशा छोटे होते हैं। हेलो, परि अति प्रति नोट कर ही लीजिएगा, ये अधि अभि और वी कहीं नोट कर लो। ये छह उपसर्ग हमेशा परि अति प्रति अधि अभि और वी, ये छह उपसर्ग हमेशा छोटे होते हैं। इनमें पीछे अगर ई से शुरू होने वाला शब्द आ जाए तो आंख बंद करके बोल देना दीर्घ संधि होगी। इनमें असमान स्वर आ जाए तो आंख बंद करके बोल देना यण संधि ही होगी। जी हाँ, उपसर्ग लग रहा है कौन सा, ये छह में से कोई भी हूं। तो ध्यान दीजिएगा साहब, यहां पर आपने देख लिया, अभी दिमाग में रखना कि इनमें हमेशा मात्रा छोटी ही आती है। तो अति धन अंत, अत्यल्प को तोड़ोगे अति धन अल्प, अत्यावश्यक को तोड़ोगे क्या टूटेगा अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक, अत्याचार को तोड़ोगे अति धन आचार, अत्याधुनिक को तोड़ोगे अति धन आधुनिक, अत्याशा अति धन आशा, बहुत ज़्यादा आशा रखें किसी से तो उसको बोलते हैं अत्याशा। बच्चों और बच्चियों, यहाँ आचार में भी आ धन चार, ध्यान रखिएगा साहब, ये उपसर्ग लगा हुआ है। अब देखो, नहीं समझ में आया हो तो यहां बताता हूं, देखो अ ये आधा त, अब ये इस यज्ञ में हलंत लगा दिया तो पीछे क्या निकल गया अंत, और ये यज्ञ किस में रूपांतरित हो गया ई में। आप खुद गौर कर लीजिएगा, सेम सिचुएशन यहां है, तो हर एक की ऐसे व्याख्या करने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। अत्यावश्यक, अत्य आवश्यक, ये किस में चला गया ई में। याद रखना, ये पर्चे में प्रश्न आ गया कि आवश्यक में क्या उपसर्ग लग रहा है, तो नहीं लग रहा, यानी कि वहाँ ऐसा नहीं है कि वश्यक में आप आ उपसर्ग लगा दें, वश्यक में आप आ उपसर्ग लगा दें, तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि वश्यक कोई शब्द नहीं है। अत्याचार, ये आधा त कहाँ से आया, सुनो ना, उसमें था ही सही, फिर यज्ञ से निकाल दिया क्या आचार। दो शब्द होते हैं अचार और आचार। अचार का मतलब तो क्या होता है खाद्य सामग्री, और आचार व्यवहार। अब ये यज्ञ किस में चला गया पुनः ई में। यही सिचुएशन कहाँ हुई है, अत्यधन अति धन आधुनिक, आधुनिक में संधि नहीं है, प्रत्यय लग रहा है, अधुना में एक प्रत्यय लग रहा है, अधुना में एक। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये यज्ञ किस में जा रहा है, और यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो समझ सकते हो, लिख सकते हो अत्यय, पर मुझे लगता है अब इनकी हमेशा आपको बार बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब में वो वही कंसेप्ट लागू हो रहा है।
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये कि कैसे तोड़ रहे हैं। अति का मतलब होता है ज़्यादा। मेरे सुधी छात्रों, इन तमाम शब्दों में उपसर्ग लग रहा है अति, और इन तमाम शब्दों में संधि हो रही है यहाँ। और एक प्यारा सा शब्द मुझे और याद आ रहा है, आप इसको तोड़कर बना सकते हो, अत्यधिक। अति धन, जहां अधिक नहीं बल्कि अधिक का भी अति हो जाए, जहां बहुत ज्यादा आशा की जाए। अत्याशा मत करो किसी से भी। आधुनिक का मतलब होता है लेटेस्ट, आधुनिक से भी ज्यादा, यानी कि जो बिल्कुल अभी हाल के ही हो, इन्हीं दिनों का चल रहा हो, तो उसको बोलते हैं अत्याधुनिक। बोलते ना, तीनों बदमाश अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, यानी ऐसे हथियार जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। अतिपूर्ण आचरण कर दिया जाए, आचार यानी आचरण, आचरण यानी व्यवहार, जहां अतिपूर्ण व्यवहार कर दिया जाए तो वही अत्याचार है। अल्प का मतलब होता है कम, अति का मतलब होता है ज्यादा। जहां बहुत कम हो उसको बोलते हैं अत्यल्प, और जहां अति भी मर जाए, अति का भी अंत हो जाए, उसको बोलते हैं अत्यंत। हटा दूं? तो ये आपने अभी दो उपसर्ग के साथ आपने देख लिया है। किस किस उपसर्ग के साथ? एक तो आपने देखा सुधी छात्रों और छात्राओं, परी के साथ देख लिया, और दूसरा आपने परी के अलावा देख लिया किसके साथ? अति के साथ। अब मैं आपसे बात कर दूं प्रति। तो प्रति उपसर्ग से जुड़े हुए देखो, पर मैं चूंकि तोड़कर नहीं लिखूंगा, मैं जोड़े हुए को तुड़वाऊंगा, यानी कि शब्दों का संधि विच्छेद कराऊंगा, जोर उसी में ज्यादा आता है। प्रत्याशा, और यदि कंसेप्ट क्लियर है तो फिर शब्दों को जोड़ो या तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्याशा, प्रत्याशी, प्रत्येक, प्रत्यर्पण, खूब एग्जाम में आता है यह शब्द, प्रत्यर्पण, प्रत्यारोप, प्रत्याघात। संधि भी जा रही है, उपसर्ग भी जा रहे हैं, और समास भी जा रहा है, अव्ययभाव, और शुद्ध अशुद्ध भी जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। प्रत्याघात, प्रत्यालोचना। जरा नोट करो शब्दों को और तोड़ने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। देखो और तोड़ो। प्रत्यभिज्ञ, प्रत्येपकार, प्रत्युपकार, प्रत्यंचा, प्रत्युत्पन्न, प्रत्यूष, प्रत्यूह। बहुत सारे शब्द हो गए। आप लोग एक बार प्रयास कीजिएगा अपनी ओर से और देखो क्या बन सकता है और क्या होना चाहिए। अब यहां पर मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि यज्ञ वाले में जो स्वर विद्यमान है, धन के बाद स्टार्ट कर दो, थोड़ा गति दीजिए। अब यज्ञ वाले में कौन सा स्वर विद्यमान है, बोलो फटाफट। आ है ना, तो पीछे क्या हो जाएगा? आशा। और आशा यज्ञ वाले से आ निकाला तो क्या बच गया? यज्ञ कैसा रह गया? आधा। आधा यज्ञ किस में जाएगा? ई में। वही किस पर लगेगी? ता पर। तो कैसी मात्रा आएगी?
तो बड़ी लगा दे तो प्रॉब्लम है क्या? जी हाँ, बन तो वही जाएगा, इसलिए तुड़वा रहा हूँ, बन तो वही जाएगा। बड़ी ई भी यज्ञ में जाती है, लेकिन आपको बता चुका हूँ कि वो अच्छा उपसर्ग, हेलो, वो अच्छा उपसर्ग अभी थोड़ी देर पहले कहा था। वो अच्छा उपसर्ग कौन कौन से कहा था मैंने आपसे कि अच्छा उपसर्ग प्रति हों, अति हों, फिर लिख रहा हूँ, अधि हों, वी हों, और क्या था, परी हों, और क्या था, अभी। याद रखना, पूरी हिंदी में ये अच्छा उपसर्ग सदैव छोटी की मात्रा लेते हैं। कौन सा? प्रति, अति, अधि, वी, परि और अभी। प्रत्याशी, प्रतिधन, आशी। प्रति उपसर्ग है। प्रति का तात्पर्य होता है इस प्रतीक। देखो, अब थोड़ा क्लियर कर लेना, सुन लेना, मैं जो टिप्पणी कर रहा हूं, मेरी टिप्पणियां ही महत्वपूर्ण हैं। उपसर्ग का यद्यपि कोई मायना नहीं होता, ये संभावित अर्थ दे सकते हैं, लेकिन जब किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो ये अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। यानी कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अर्थ को प्रभावित कर देते हैं। जब उपसर्ग का अर्थ पूछा जाएगा आपसे, तो उपसर्ग का अर्थ आप कहोगे कि भैया संभावित ये भी अर्थ दे सकता है और ये भी अर्थ दे सकता है, लेकिन कौन सा अर्थ देगा उपसर्ग, ये निर्भर करेगा जिस शब्द के साथ वो लग रहा है। प्रति का मतलब एक भी होता है। हेलो हेलो हेलो, प्रति का मतलब एक भी होता है। प्रति का मतलब सामने भी होता है। जब मैं आपसे बोलता हूं कि प्रति व्यक्ति, जब मैं बोलता हूं प्रतिदिन, जब मैं बोलता हूं प्रतिवर्ष, समझ रहे हो, तो प्रति का तात्पर्य एक से हो गया। लेकिन जब मैं आपसे बोलता हूं प्रतिपक्ष, तो प्रतिपक्ष का मतलब हो गया वो पक्ष जो 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 सत्ता पक्ष के समक्ष बैठता है, सामने बैठता है। प्रतिमुख, तो यहां पर उसका विपरीत भी हो जाता है, ध्यान रखना। तो प्रति, सामने, जो सामने वाले से आशा करता है, हर एक से आशा करता है, ये भी कर सकता है, वही प्रत्याशी है। यहां अशुद्ध भी बोला जाता है, चुनाव वगैरह में देखना, लोकप्रिय प्रत्याशी, जो कि गलत है। शब्द क्या है? प्रत्याशी। प्रत्येक, तोड़ो, प्रतिधन एक, खूब परिचय में आया है। प्रत्यर्पण, प्रतिधन अर्पण, किसी के बदले कुछ सौंप देना, यानी कि उपहार के बदले उपहार, या कोई चीज के बदले चीज। प्रत्यर्पण कर दिया, आपने मुझे कुछ दिया और मैंने भी आपको कुछ दिया। प्रत्यारोप, आरोप के बदले आरोप। यहां ध्यान रखना, आधनरोप, संयोग हो रहा है, दो उपसर्ग लग रहे हैं इसके अंतर्गत। प्रत्याघात, अब तो तोड़ते जाओ आप स्पीड से। प्रतिधन आघात, समझ चुके हो। आधन घात, घात का मतलब होता है चोट, आघात का तात्पर्य भी चोट ही होता है, चोट पहुंचाना, ठीक है। प्रत्यालोचना, प्रतिधन आलोचना, ध्यान रखना यहां पर भी आधन लोचना। प्रतिभिज्ञ, जानकार को बोलते हैं, हेलो, प्रतिधन अभिज्ञ। और परिचय की दृष्टि से ध्यान रखना, हेलो, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना, अभिज्ञ में, भिज्ञ में अ नहीं लग रहा, परिचय में क्वेश्चन आ चुका है। अभी उपसर्ग लग रहा है किसमें? जे में। अभी उपसर्ग लग रहा है जे में, ध्यान देना। तो इस शब्द में दो उपसर्ग लग रहे हैं, प्रतिधन अभी, धन जे, प्रतिभिज्ञ का। मैं ज्ञानी वाले को जे बोल रहा हूं, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं होकर ज्ञानी है, ज है, आगे बताऊंगा। तो प्रतिभिज्ञ यानी कि जो अच्छे से जानता हो, किसी चीज की जानकारी रखता हो। प्रत्यालोचना, आलोचना के बदले आलोचना, इसमें भी दो लग रहे हैं, लोचना में आ लगा दिया, आलोचना प्रति लगा दिया। प्रत्याघात, प्रतिधन आघात। तो आप लोगों ने अगर यहां गौर करेंगे तो फिर अब देखो, यज्ञ में बताओ किसकी मात्रा? आ की। आ बाहर निकल गया, बोलो बोलो, हाँ। यज्ञ से आ बाहर निकलते क्या रह गया? यज्ञ आधा। आधा यज्ञ किस में जाएगा? जिससे बना है। किससे बना है? छोटी ई या बड़ी ई से। तो बड़ी की तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो छोटी किस में आ जाएगी? त में। तो कैसी मात्रा लग गई? प्रति। सब में यही हो रहा है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम भी हैं और वन वर्ड में भी आते हैं। हेलो, दोनों एक दूसरे के विलोम भी हैं और वन वर्ड में भी आते हैं।
प्रत्युपकार का मतलब होता है, प्रत्युपकार का मतलब होता है प्रतिधन अपकार, और इसका आशय होता है बुराई के बदले बुराई। अपकार का मतलब होता है बुराई। हेलो, अपकार का मतलब होता है बुराई। और यहाँ पुनः एक और लग गया, कार में अप लगा दिया। तो आप देखेंगे प्रत्युपकार में कितने उपसर्ग हो गए आपके पास? 2। प्रतिधन अपधन कार। और अर्थ क्या है प्रत्युपकार का? कहीं नोट करो, बुराई के बदले बुराई। नोट करो, प्रत्युपकार बुराई के बदले बुराई। और प्रत्युपकार को तोड़ोगे तो प्रतिधन उपकार। उपकार का मतलब होता है भलाई। गौर कीजिएगा, भलाई। और यहां पर भी क्या हो रहा है? उपधन कार। ये 2 उपसर्ग लग रहे हैं इसमें भी। वन वर्ड में क्या कहोगे? भलाई के बदले भलाई। क्या बोला मैंने? भलाई के बदले भलाई, उसको बोलते हैं प्रत्युपकार। ये दोनों एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं। और वन वर्ड में भी याद रखना, बुराई के बदले बुराई और भलाई के बदले भलाई। और दोनों के अंतर्गत 2 उपसर्ग लग रहे हैं, प्रतिधन अपधनकार, प्रतिधन उपधन कार। प्रत्यंचा, धनुष की डोरी को बोलते हैं प्रतिधन अंचा। प्रतिधन अंचा, प्रत्यंचा, धनुष की डोरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं जी? धनुष की डोरी को बोलते हैं प्रत्यंचा। अंचा, किसी चीज को टाइट करना, खींचना, बल लगा देना। प्रत्युत्पन्न, प्रति धन उत्पन्न। यहां भी 2 उपसर्ग लग रहे हैं, उद्धनपन्न। ठीक है, तो किसी के बदले कोई चीज उत्पन्न होना। प्रत्यूष, प्रभात को बोलते हैं प्रतिधन ऊष। याद रखना, उषा में छोटा आता है लेकिन ऊष बड़ा। प्रत्यूष बोलते हैं किसको? प्रभात को। प्रतिधन ऊह। तो प्रत्यूष मैं इधर के हटाकर उनके अर्थ लिख दूं। देखो, इधर शब्दों को हटा रहा हूं मैं। प्रत्यूष, प्रभात। और ये बोलते हैं अड़चन। अड़चन बोले तो बाधा को बोलते हैं। प्रत्यंचा, धनुष की डोरी। धनुष की डोरी। प्रत्युत्पन्न, किसी के फलस्वरूप उत्पन्न होना। और प्रत्युपकार, भलाई के बदले भलाई। और प्रत्युपकार, बुराई के बदले बुराई। ठीक है साहब, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभियन संधि का पहला पार्ट है ये। जी हां, तो मैं जल्दी ही आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और मैं पुनः आपके समक्ष आ रहा हूं। और एक बात और बोल दूं, अगर ठीक से प्रैक्टिस कर ली, पहली बात तो जाकर देख लेना, इन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न आपके टपक जाएंगे। 10-12 साल के जब पर्चे हैं ना, उनमें से इन्हीं में से आ जाएंगे। लेकिन ये पहला पार्ट है। अभी 3 उपसर्ग लिए मैंने, केवल 3 ही लेने। एक तो परी लिया है, एक अति लिया है और एक प्रति लिया है। अभी तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है जी? वी है, अधि है, अभी है, 3 तो है। और इसके अलावा और तमाम शब्द। तो बने रहिएगा और अगले पार्ट का वेट कीजिएगा। लेकिन तब तक इसको अच्छे से इसका दोहराव कर लेना, अभ्यास कर लेना। जल्द ही आपके समक्ष पुनः आ रहा हूँ। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।